चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वन चीज थी वो थी टाइप्स ऑफ थिंकिंग। हमारी थिंकिंग की टाइप्स कौन कौन सी वैसे तो हम लोगों ने, आप लोग अगर चेक करेंगे ना गूगल पे या कहीं पे भी, तो आप बहुत सी टाइप्स मिलेंगी, जिसमें एनालिटिकल्स भी आएंगी, ओपन कौन कौन सी आपको टाइप्स आएंगी। वो जितनी मर्जी टाइप्स हो जाएंगे, लेकिन बेसिक से चार हैं। इन चार को ही उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में मजीद एक्सपेंड कर दिया होता है, तो फर्दर बना देते हैं, जबकि बेसिक ही चार होती हैं। जैसे मैंने पहले बात की थी एनालिटिकल थिंकिंग की, अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है बेसिकली एनालिटिकल थिंकिंग की है। तो इसलिए नाम जितने मर्जी चेंज हो जाए, तो बेसिक ही चार ही होती हैं। तो हमारे पास चार कौन कौन सी होंगी? कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, और लास्ट वन है क्रिएटिव थिंकिंग। फर्स्ट से हमसे स्टार्ट कर लेते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग। बेसिकली कन्वर्जेंट थिंकिंग है क्या? कन्वर्जेंट थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद द बेस्ट आंसर। जिन वर्ड्स पे मैं फोकस करूंगा उनको आप बेशक ध्यान में रखिएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद द बेस्ट आंसर टू अ क्वेश्चन यूजिंग आवर मेमोरी, रिसोर्सेज अराउंड अस और लॉजिक। ठीक है, किसी भी चीज का बेस्ट आंसर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर हमारे पास बेस्ट होता है, हम उसी की बेस पे काम करते हैं, लेकिन किसको यूज करते हुए? आवर मेमोरी, रिसोर्सेज अराउंड अस और लॉजिक, इन चीजों को। और इसकी अगर हम बेस्ट एग्जांपल की अगर बात करें, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है एमसीक्यूज। आप लोग एमसीक्यूज करते हो ना, उसमें क्या होता है, चार या पांच ऑप्शन जितनी भी आपके पास होती हैं, उसमें से कोई एक ठीक आंसर होता है, तो आप उसे क्या करते हो? रिकॉल। पुरानी चीजों को याद करते हो कि मैंने कहाँ पे पढ़ा था, इसका क्या आंसर था। आप उसको रिकॉल करते हुए, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था मेमोरी के पार्ट में, कि मेमोरी में हमारे पास क्या क्या चीजें थी, इनकोड करते थे, फिर उसके बाद हम उसको स्टोरेज करते हैं, स्टोर के बाद हम उसे रिकॉल करते हैं, ये रिट्रीव करना है। तो ये उसी चीज की बेस पे जब हम थॉट्स अपने डेवलप कर होते हैं ना, उन चीजों पे, अपनी मेमोरी पे, तो वो होती है हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग। A convergent thinker simply needs to apply already established procedures and memory recall, वही चीज है जो मैं भी बात कर रहा था, memory recall, to reach the correct answer। ठीक है, जब हमें किसी चीज का एग्जैक्ट, अपनी पुरानी किसी चीज पे, किसी स्टडी पे, या किसी की कोई बात जो हमारे जहन में थी, हम उसी की बेस पे जब किसी को रिकॉल करते हैं ना, तो एग्जैक्ट वही एक आंसर जो बेस्ट होता है, उसी पे वर्किंग कर रहे होते हैं, तो ये हमारी होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। और इसको दूसरे वर्ड्स में एनालिटिकल थिंकिंग भी कह रहे होते हैं, जो हम अपने नॉलेज की बेस पे, अपनी स्टडी की बेस पे जिन चीज़ों को रिट्रीव कर रहे होते हैं। दूसरी हमारे पास इसके ऑपोजिट है, इसके टोटली ऑपोजिट आती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स कमिंग अप टू सॉल्यूशंस, पाथ्स फॉरवर्ड और न्यू आइडियाज। It involves coming up to solutions, paths forward, or new ideas when there is no single correct answer। पहली कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या था? करेक्ट आंसर, हमारे पास एक सही जवाब उसका अवेलेबल है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे हमारे पास करेक्ट आंसर अवेलेबल नहीं होता। इसकी एग्जांपल आप लोग खुद की ले लें। जब आप लोगों ने मैट्रिक किया, एफएससी की, तो उसके बाद आप लोगों की ख्वाहिश थी कि एमबीबीएस। एमबीबीएस में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपके पास कोई करेक्ट पाथ नहीं है, तो आपने क्या करना शुरू किया? आपने कुछ अपने पास ऑप्शंस बनाना शुरू कर दिए कि मेरे पास डीपीटी की है, डीएनएस की है, बायोकेम की है। इस तरह के आपने फर्दर अपने पास कुछ ऑप्शंस रखी। अब उन ऑप्शंस में आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। अगर आप अगली लाइन चेक करें, टू कम अप विद सॉल्यूशंस टू क्वेश्चंस विदाउट क्लियर आंसर, यू नीड टू ब्रेक डाउन द पॉसिबिलिटीज एंड एनालाइज ईच पार्ट। अब आपके पास जो ऑप्शंस थी, जैसे मैंने बात की डीपीटी की है, डीएनएस की है, बायोकेम की है, बट सो ऑन, जितनी भी आपके पास फील्ड्स आती हैं, तो आपके पास ये ऑप्शंस आ गए। अब आप सब में पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं। आप चेक करें कौन सी मुझे ज़्यादा सूट करेगी, मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं, मैं किसको किस तरह से कर सकता हूँ। उस पर जो आप थिंकिंग कर रहे हैं ना, ये डाइवर्जेंट है, जिसमें आप सोल्यूशंस लेके आ रहे हैं, पास फॉरवर्ड और न्यू आइडियाज। अब न्यू आइडियाज पे कर रहे हैं, किसी हार्ड एंड फास्ट रूल पे आप काम नहीं कर रहे। ठीक है, अब अपने एक न्यू आइडियाज ला के उस पर आप सोचना शुरू किया आप लोगों ने। ठीक है, तो ये है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल लिमिटेड थी, लेकिन डाइवर्जेंट लिमिटेड नहीं है, इसका स्कोप थोड़ा ब्रॉडर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो है क्रिटिकल थिंकिंग। जब मैंने आप लोगों को मूवी असाइन की थी, तो मैंने आप लोगों के साथ ये भी कहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की क्रिटिकल स्किल्स डेवलप हो।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये बेसिकली उसी चीज का नाम है। अगर हम इसमें देखें, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग समथिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म अ जजमेंट अबाउट इट। किसी भी चीज के बारे में उसको एनालाइज करते हुए आपने जजमेंट करनी होती है। जजमेंट अजम्पशंस पे सिर्फ नहीं होती। ये नहीं कि आपने बस तुक्के लगा दिए चल के चल के, नहीं, आप उसको क्रिटिकली देखते हो, कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हुए आप उस पर जजमेंट डेवलप करते हो। अ क्रिटिकल थिंकर does not take assumptions of a topic for granted। ये नहीं है कि कुछ assumptions भी हैं तो बस ठीक है, अगर हो गया सो हो गया, ठीक है, देखिए नहीं, वो उन assumptions में भी कुछ चीज़ों को facts and figures में देखते हैं कि क्या ये कहीं पे एप्लीकेबल हैं, क्या इसमें जो चीज़ें की जा रही हैं वो वाकई ठीक भी हैं या नहीं है, वो उस पर क्रिटिकली सोचते हैं। ठीक है। Instead, the thinkers critiques what they are viewing using their available intellectual knowledge। ठीक है। अपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बेस पे वो इन चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर ये मूवी जो मैंने आपको असाइन की थी, अगर आप लोग वैसे मूवी देखते तो आप एज एन इंटरटेनमेंट मूवी देखते, लेकिन आपको एज एन असाइनमेंट मिली थी तो आप लोगों ने उसे क्रिटिकली असेस करना शुरू किया कि इसमें क्या चीज़ें थी, क्यों ऐसा हुआ, क्या इसके रीजंस हो सकते हैं। अब आप उन अजम्पशंस को जो आपने जस्ट एज ए एंटरटेनमेंट लेनी थी, अब उन चीज़ों को आप देख रहे हो क्रिटिकली। तो इस जैसे आपका थॉट्स चेंज हुई हैं किसी भी चीज़ के बारे में, अजम्पशंस डिफरेंशिएट हुई हैं, तो आपकी जो है काम करने की सलाहियत भी उसमें भी चेंज आया। तो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर डेवलप होना शुरू हुई थी। और क्रिटिकल थिंकिंग में 3 तरह की चीज़ें होती हैं, डिडक्शन, इंडक्शन और अबडक्शन। अब मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ें होती क्या हैं। अब जो है ना डिडक्शन, डिडक्शन होता है कि आपके पास एक बड़ी पिक्चर तो है कि ये काम हुआ, अब आप उसके बैक एंड पे जाते हो देखने कि ये काम कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से करते करते यहाँ तक पहुंचा। ठीक है। आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स बनाना शुरू करते हो ना, आप उसको डिवाइड करते हो, फर्दर क्लासिफिकेशन करते हुए फिर आप पहली स्टेज पे आते हो, फिर दूसरी स्टेज करते करते फिर आप देखते हो अच्छा ये हमारे पास ये सामने एक बड़ी पिक्चर थी, ये इस तरह से करते करते यहाँ तक पहुंची है। लेकिन इसके ऑपोजिट है इंडक्शन। इंडक्शन क्या है, आपके पास कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन तो है, बड़ी पिक्चर आपको सामने नहीं है। अब आपने वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए आपस में असेंबल करते हुए फिर आप बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल पाते हो कि ये चीज़ क्या होगी इन फ्यूचर। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल्स की, तो जो है डिडक्शन, इसकी एग्जांपल मैं आपको कार से देता हूँ। एक कार जो हमारे पास अक्सर होती है तो उसमें क्या है, जब हमने देखा हमारे पास एक कार तो अवेलेबल है, हम देखते हैं कार बनी कैसे। अब हम उसके डिटेल में जा रहे हैं ना, कार ये बनी कैसे जो हमारे पास कार थी, तो ये डिडक्शन है। लेकिन दूसरी तरफ इंडक्शन में क्या है, हमारे पास स्पेयर पार्ट्स है, हमारे पास कार नहीं है। अब हम उन स्पेयर पार्ट्स को जोड़ते जोड़ते कार बना रहे हैं ना, जो ये इंडक्शन है, हम छोटे पॉइंट से बड़े पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। और जो लास्ट वन है अबडक्शन, अबडक्शन क्या होता है कि आपके पास ऐसा है कि हर टाइम हर बंदे के पास 100% इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपकी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। और आपके पास जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पे कुछ जजमेंट कर रहे हो तो वो आपकी अबडक्शन है, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट पर हम आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिव थिंकिंग। और इसकी हमें बहुत ज़रूरत है स्पेशली हमारे मुआशरे में, लेकिन हम इस तरफ आते नहीं है। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट अ टॉपिक इन अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल एंड alternative ways to generate new ideas about an established topic। अब इसमें क्या चीज़ आ गई हमारे पास, फर्स्ट अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल एंड अल्टरनेटिव वेज। हम किसी के कहे तरीके के मुताबिक या किसी के मुताबिक हम काम नहीं करते। जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं ना, ये हमेशा अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अगर उनको कहा जाए ना आपने इस तरीके से काम करना है, तो वो देखते हैं ये तरीका मेरे लिए टफ है, मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूँ, मैं अपना तरीका कोई डेवलप करता हूँ। वो अपने ही तरीके के मुताबिक ना कोई नया रास्ता डेवलप कर लेते हैं। A creative thinker will try to address an issue from a perspective that has not been used before। वो कभी भी वो रास्ता इख्तियार नहीं करते जो पहले इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कुछ नया रास्ता लेके आते हैं, कोई नया तरीका, कोई नई टेक्निक। तो ज़रूरी नहीं है कि एक जो है तरीके से, जैसे आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप सब एक ही स्टाइल में नहीं पढ़ सकते। कुछ क्रैमिंग में बहुत अच्छे होंगे, रट्टा लगा सकते होंगे, कुछ का रट्टा नहीं लगता। ठीक है। कुछ क्या करते हैं, पूरे पूरे नोट्स बना लेते हैं, कुछ सिर्फ एक उसके हेडिंग से पॉइंट्स रख के ना उसके मुताबिक कर लेते हैं। हर एक डिफरेंट है और हर बंदा अपने क्रिएटिव स्टाइल में
हर चीज को जो है ना परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो जब आप आते हैं ना प्रोफेशनली, तो प्रोफेशनली भी लोग जो है ना अपने रास्ते खुद से डेवलप कर होते हैं। तो वो जो खुद से डेवलप करने वाले रास्ते हैं ना, ये क्रिएटिव थिंकिंग है आपकी। आप खुद से अपना नया रास्ता डेवलप कर रहे हो, किस तरह से मैं इस काम को कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास अब आ गई है थियरीज ऑफ थिंकिंग। हमारे पास थिंकिंग की थियरीज कौन कौन सी हैं? हमारे पास 4 तरह की थियरीज हैं। बिहेवियरिस्ट थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, ह्यूमनिस्ट थ्योरी, लास्ट वन है सोशल एंड सिचुएशनल थ्योरी। हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास, और मैं पहले बता दूं, मैंने आपको पहले कहा है कि मैं कंटेंट जो है वो ज़्यादा नहीं रखूँगा स्लाइड्स में, तो लिहाजा खुद अपने तौर पर भी कोशिश कीजिएगा। बिहेवियर्स थियरी में क्या है? बिहेवियरिस्ट व्यू थिंकिंग एज समथिंग दैट प्रोड्यूसेस अ मेजरेबल चेंज इन एन इंडिविजुअल्स एक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ है कि बिहेवियर्स थ्योरी में है कि हम लोगों के बिहेवियर्स जो हैं उनको असेस करते हैं, उनको चेक भी किया जा सकता है, असेसमेंट भी की जा सकती है। जैसे कुछ लोग स्पेशली साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अक्सर रिसर्चेस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे, इवन कल्चर्स पे और डिफरेंट जो है ना इन्वायरमेंट्स पे भी। अब वो क्या करते हैं, अब हम अक्सर जैसे बात करते हैं कि सरदार जो हमारे बेवकूफ़ होते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनके बिहेवियर को असेस किया, ये फन बना करते हैं, ये मजाक करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से उनको बेवकूफ़ नाम दे दिया जाता है। तो ये चीज़ें होती है जब आप किसी के बिहेवियर को असेस करते हैं। ये बिहेवियर जो है ये कल्चर टू कल्चर, पर्सन टू पर्सन, इवन के इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट भी वेरी करता है। अगर हम इसके आगे देखें तो लिखा हुआ है Pavlov's famous experiment about dogs salivating when they would hear the dinner bell ring is an example of behavior theory. इसकी भी आपको Yes, समझ sir. नहीं आएगी, ये मैं आपको बताता हूँ ये चीज क्या है, शायद किसी ने इसके बारे में सुना भी हो पहले। Yes, sir. ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, कि एक जो है ना ये पैवलोव जो है इसने क्या किया था कि एक कुत्ता रखा हुआ था जिसपे इसने किया था कि जब उसका खाने का टाइम होता था ना तो उसने बेल रिंग करनी है। तो शुरू शुरू में तो है उसको तो इतने समझ नहीं आया, लेकिन जब 2-4 मरतबा ऐसा काम चलता रहा ना, फिर कुत्ते को ही समझ आ गई थी कि जिस टाइम बेल रिंग होगी इसका मतलब ये मेरे खाने का टाइम हो गया। तो जैसे ही बेल रिंग होती थी, बेशक खाना आया या नहीं आया, उसके सेलिब्रेटिंग जो है सेलिब्रेशन जो है उसको स्टार्ट होती है। सेलिब्रेशन होता है राल टपकना, ठीक है, वो जो अक्सर जुबान का राल टपकना शुरू होती है ना उनकी, वो स्टार्ट होती थी उसकी। क्यों? उसका एक माइंडसेट बन चुका हुआ था कि हाँ अगर तो बेल रिंग होगी इसका मतलब है मेरा खाना आने वाला है। इसी तरह आप लोगों के लिए भी होता है, जब बेल होती है अक्सर, जब स्कूल में थे आप लोग, जब बेल होती थी इसका मतलब था बस पीरियड चेंज होने वाला है। तो अगर किसी ने गुजरते गुजरते वैसे ही बेल मार दिया तो आप लोग खुश हो गए, वो पीरियड खत्म हो गया 10 मिनट बाद, बेशक वो नहीं भी खत्म बड़ी हुआ। खुशी होती थी। बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये है बिहेवियर्स थ्योरी। दूसरी है बस कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव जो है कॉग्निशन पे डिपेंड करता है ना, आपकी कॉग्निशन, आपका दिमाग किस तरह से वर्क करता है, आपके दिमाग में किस तरह से चीजें प्रोसेस हो रही हैं, आप किस तरह से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, उस पर क्या क्या काम कर रहे हैं। अगर हम देखें इसकी कॉग्निटिव थ्योरीज सच एज Piaget and Gand argue that thinking and learning are internal mental action। जितना भी लर्निंग और थिंकिंग जो है आपकी ये इंटरनल मेंटल एक्शन है। आपके दिमाग कुछ पार्ट्स होते हैं, शायद आप लोगों ने कहीं पे पढ़े भी हो, फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, इसी तरह आपका लेफ्ट राइट हेमिस्फेयर्स होते हैं और Yes, sir. सो ऑन, इस काफ़ी चीज़ होती है आपकी। ये दिमाग का हर पार्ट डिफरेंट काम के लिए बना होता है, डिफरेंट किस्म की उस पर परफॉर्मेंस होती है। तो वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। that take place in the brain and includes sensory perception। sensory perception आप लोगों को पता होना चाहिए, हमें लास्ट में टॉपिक में लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था। इसमें हमारे सेंसरी ऑर्गन्स थे और परसेप्शन थे। प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अप्लाइंग एंड कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। ठीक है, कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे 5 सेंसेस के थ्रू हम जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं उस पर अपनी जजमेंट को कंटिन्यू करते हुए हम उसको किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं और एट द एंड हम अपनी मेमोरी में किस हद तक उसको स्टोर कर रहे हैं, किस तरह से रिट्रीव कर रहे हैं। ये सारा प्रोसेस हमारा जो है ये हमारा कॉग्निटिव थ्योरी है। कॉग्निटिव थ्योरी स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंटल रेडीनेस। अभी इस पे बात क्यों की है डेवलपमेंटल रेडीनेस की, कि आपके दिमाग तब तक कोई वर्किंग नहीं करेगा जब तक आप उसको किसी चीज के लिए तैयार नहीं करते। ठीक है, आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, आपको अपने आप को फिजिकली डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, इसका जितने भी आपके इन्वायरमेंट है, आपके इन्वायरमेंटल, आपके रिसोर्सेज रेडीनेस, ये सब चीजें इसमें आप कहते हैं आपकी कॉग्निशन थ्योरी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमनिस्ट थ्योरी। ह्यूमनिस्ट थ्योरी में क्या है, इन द ह्यूमनिस्ट मॉडल द पर्पस ऑफ थिंकिंग इज टू फुलफिल एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल।
ये वाली थ्योरी कहती है कि हमें एज अ सोसाइटी हम अपना को नहीं देखते, हम सिर्फ इंडिविजुअल्स देखते हैं। हम देखते हैं मुझ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और जो कि हम अक्सर लोग करते भी हैं। As such, the acts of thinking and learning are always personal, not institutional. ठीक है, आप लोग जो डिग्रीज करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हो? कि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हो, आप अपना फ्यूचर, अपना करियर डेवलप कर सकें, आप अपनी लाइफ को आगे से एस्टेब्लिश कर सकें। तो जो आपके सारे थॉट्स हैं, ये क्या है? ये पर्सनल है, इंस्टीट्यूशनल नहीं है, किसी मुआशरे के लिए आप नहीं कर रहे। हम लोग बेशक इमोशनल डायलॉग्स बोलते रहे कि नहीं, मैं सोसाइटी को सर्व करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, ये सारी बकवास होती है। इंसान जो है बाय नेचर, ठीक है, ये खुदगर्ज होता है। इस वजह से जो है ना, ये पर्सनल चीज होती है। इट emphasized on personalized and individualized instruction and reject the use of standard curricula. जो स्टैंडर्ड चीजें बनी हुई हैं, जो स्टैंडर्ड आपको चीजें बताई जाती है कि ऐसा करेंगे वैसे, आप उसको फॉलो नहीं करते, क्यों? आप पर्सनलाइज्ड हैं। आगे तो मेरे लिए क्या यूजफुल है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है मेरा पोटेंशियल क्या है, मुझे कुछ दूसरा क्यों बताए। तो ये जो थियरी है आपकी, ये है ह्यूमनिस्ट थियरी। और लास्ट वन जो है वो है सोशल एंड सिचुएशनल थ्योरी। सोशल एंड सिचुएशनल थ्योरी में क्या बात आती है? ये कम्युनिटी की है। पहली थ्योरी ना ह्यूमनिस्ट, वो आपकी इंडिविजुअल थी, आप पर्सनली सोचते हैं। सोशल एंड सिचुएशनल थ्योरी में आप पर्सनल नहीं है, आप एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करते हुए आप अपने थॉट्स डेवलप करते हैं। In this model of thinking, learning occurs as a result of social interaction and the observation of human social behavior. जो ह्यूमन बिहेवियर आपके सराउंडिंग्स में, आपकी सोसाइटी में, आप उनको उनसे जब मिलते हो, लोगों से मिलते हो, आप फिर लोगों के मुताबिक रिस्पॉन्ड करते हो, लोगों के मुताबिक बात करते हो। इसलिए कहते हैं कि जिस सोसाइटी में आप रहते होते हैं, जिस मुआशरे में रहते होते हैं, या जिस माहौल में, आपको उसके मुताबिक रहना पड़ता है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि आप उनके मुताबिक एडजस्ट होते हो। अगर आप उनके मुताबिक नहीं हो तो आपको आप पागल समझा जाता है, ये पागल है, बेवकूफ है। As such, learning is more of a community endeavor than an individual one. ये इंडिविजुअल फोकस नहीं है, ये कम्युनिटी फोकस्ड है। यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है, और इसमें अब हम कोशिश करेंगे हम जल्दी ले चलें, क्योंकि आप लोगों को जल्दी क्लोज ही करवाना है। कॉग्निशन की भी बात हुई थी, कॉग्निशन एंड लेवल ऑफ कॉग्निशन के हम बात करने लगे हैं। कॉग्निशन बेसिकली है क्या? कॉग्निशन इज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस। ये पिछली कॉग्निशन थ्योरी में भी बात की गई है, ठीक है। यही बात दोबारा आपकी यहाँ पे की जा रही है कि कॉग्निशन इज द मेंटल एक्शन ऑफ और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू, किसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? थॉट्स, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए। एक्सपीरियंस, अगर आपको उस तरह की एक्सपीरियंस पहले रह चुका है तो आप उसी चीज को दोबारा से बता सकते हैं, हाँ ये इस तरह से काम होता है। इसमें भी आप अपना ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड द सेंसेस, वो जो 5 सेंसेस जिनके थ्रू हम स्टिमुलाई से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं। वो हमारे लेवल ऑफ कॉग्निशन जो है वो कौन कौन से होते हैं? ये हमारे जो लेवल ऑफ कॉग्निशन है, ये बॉटम टू अप है, ठीक है। ये नीचे से स्टार्ट होंगे, नीचे से चलते चलते ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर हम देखें, पहला फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो है रिमेम्बरिंग, जिसमें हमारे दिमाग में कोई चीज़ स्टोर तो हमने कर ली थी, अब उसको हम रिकॉल करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई, डिफाइन, लिस्ट, ये सब चीज़ लिखी हैं। ये आपकी ओरल भी हो सकती हैं, आपकी रिटर्न में भी हो सकती हैं। तो आप उनको रिकॉल करते हुए उन चीज़ों पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। आप पास इंफॉर्मेशन तो आ गई है, लेकिन आप इसको समझ कैसे पाएंगे कि ये एप्लीकेबल है या नहीं है? उसके लिए अंडरस्टैंडिंग, आप उस चीज़ को देखते हो जो हमें चीज़ पढ़ाई गई है, जो बताई गई है, ये क्या वाकई ऐसा होता भी है, नहीं होता? कि सिर्फ इमेजिनेशन पे जो बातें चल रही हैं, इमेजिनरी बातें हैं कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, क्या ये रियल में होता भी है, नहीं होता? तो आप उसको असेस करना शुरू कर देते हो, अप्लाई नहीं करते, लेकिन अभी आप उसको सिर्फ असेस करना शुरू करते हो कि क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं भी आपको तंत्र मंत्र सिखाऊंगा, आप लोगों को तंत्र मंत्र पढ़ोगे तो आपके पास हजाने हजाना आ जाएगा, तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो, क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है कि अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम्पलीफाई, क्लासीफाई, इन्फर, समराइज, एक्सप्लेन, कंपेयर, पैराफ्रेज, यानी आप इन चीज़ों को फिर ऐसा समझना शुरू करते हो कि क्या ऐसा कहीं पे होता भी या नहीं होता। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो फिर आप लोग आते हो अप्लाइंग की तरफ। फिर आप उस चीज़ को अप्लाई करते हो, क्या हम अप्लाई करके चेक करें कि वाकई ही हो रहा है नहीं हो रहा। तो किसी में आप अप्लाई, एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट, यूज, सॉल्व, जैसे आप लोग शायद लैब का कोई पीरियड आप लोगों का होता हो, जो चीज़ आपको सिखाई जाती हो वो आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। जैसे मैट्रिक में आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ी है,
तो वो शायद मैंडे के ऑपरेशन भी करते रहे होंगे, तो वो क्या है वो आप अप्लाई कर रहे हैं, बाद में पता चला मैंडे का ऑपरेशन किया था, मैंने जिंदा नहीं हुआ, लेकिन मरा का मरा कर रह गया। तो फिर वो जो मरने वाली स्टेज है ना, वो आप कहती है एनालाइजिंग। वो जो एनालाइजिंग स्टेज है वो कहते हैं डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, ऑर्गेनाइज, एट्रीब्यूट, सिलेक्ट, एनालाइज। फिर आपको पता चलता है कि वो जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी जिसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसको अप्लाई किया, क्या उसके उस तरह से मुझे रिजल्ट आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, ये तो आप साथ साथ चीज़ों को देख रहे हो ना कि क्या काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, क्या उसका कोई इम्पैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन जब काम मुकम्मल हो जाता है उसके बाद फिर आप देखते हो इवेल्युएटिंग। फिर आप उसे इवेल्युएट करते हो, यानी चेक, क्रिटिक, जज, मॉनिटर, टेस्ट, असेस, अप्रेज, इवेल्युएट, ये तीन चीज़ें हैं। आप खुद कर सकते हो, कोई एक्सटर्नल बंदा, जैसे आप लोगों ने मैंड का ऑपरेशन किया, बाद में टीचर ने आकर चेक किया, मैंड का तो कटा फटा सब कुछ पड़ा हुआ यहाँ पे, तो आप जोड़ भी नहीं सके उसे। ठीक है, तो वही क्या है वो इवेल्युएट हो गया आपका कि आप लोग जो करना चाह रहे थे, जो आपका नॉलेज था, जो आपके दिमाग में ब्रेन में जो चीज़ें थी उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे, क्या वो उस तरह से रिजल्ट दे भी रहे हैं नहीं दे रहे। और लास्ट वन पे है फिर क्रिएटिंग। जब आप इवेल्युएट कर ले तो फिर आपको पता चलता है कि जो रिजल्ट्स आप चाह रहे थे क्या उस तरह से आए, अगर तो आ गए तो फिर आप न्यू वेज क्रिएट करते हो। अगर नहीं भी आए फिर आप दोबारा से प्लान करते हो कि अब मुझसे कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई थी, अब मुझे फर्दर जो है किस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन करके किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आप देखें इसमें जनरेट, प्लान, प्रोड्यूस, कंस्ट्रक्ट, डिज़ाइन, कंबाइन, डेवलप, तो आप इन चीज़ों को बाद में अपना दिमाग को दोबारा इस्तेमाल करते हुए तो फर्दर लर्निंग करते हो, और फर्स्ट टाइम में कभी बंदा 100% नहीं होता। तो ये आगे प्रोसेस चलता रहता है इसी तरह से। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है, अब हम अगला स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन पे ज़्यादा टाइम नहीं जाया करेंगे, जिसको मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि ईजिली मैं बस जल्दी जल्दी बुझा लूँ ताकि टाइम भी मैनेज हो जाए। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज, opinions, facts, values, etc. from one person to another or one organization to another. तो आप देखें इसमें क्या चीज लिखी है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज, ओपिनियंस, फैक्ट्स एंड वैल्यूज। या 2 ग्राम अंडे अपने पास रख लो, बाकी जो है ना अपने साथ में मार लो। ठीक है, तो इसमें ये चीज है कि फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देखिए अब हम लोग जब आपस में दूसरे से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो अपने ओपिनियंस, आइडियाज, फैक्ट्स जैसी कुछ चीज़ें हम आपस में शेयर करें, तो वो किसी दूसरे तक वो पहुंच रही हैं। जस्ट एक मिनट, एमन कुछ पूछना चाहिए जी, एमन पूछ लो। सर मैंने कहना था कि सर मैं रोटियां बनाने जा रही हूँ, प्लीज मेरी प्रेजेंट लगा दीजिएगा। जाओ रोटियां पकाओ, जाओ हो जाएगा। अच्छा अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं। ये वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। और दूसरा हमारे पास वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। इवन जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक दूसरे को कॉपी करती हैं, एक दूसरे के फॉर्मूलाज को करती हैं, जैसे कोक, पेप्सी जो है ये कंपटीशन में होती हैं। तो अगर एक कोई कंपनी चेंज करती है कुछ तो ऑटोमेटिकली अगर एक ने 5 रुपये कम किए अपनी बॉटल पे तो दूसरा भी कर देगा। तो ये कम्युनिकेट हो रहा है, जरूरी नहीं कि वर्बली हो रहा हो, ये एक्शंस के थ्रू भी होता है। इसमें हम अगर देखें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो इसमें चीजें आएंगी हमारे पास। 4 तरह की कम्युनिकेशन होती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास जो होती है वो होती है जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैं समारोह को अभी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये ओरल हमारी कन्वर्सेशन चल रही है, इसमें वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ये हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है। इसी तरह अगर मैं आपको असाइनमेंट्स देता हूँ, रिटर्न में कुछ चीज़ भेजता हूँ, तो राइटिंग, इन राइटिंग जो है वो भी वर्बल है, उसमें वर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी हैं, हमारी हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और इसके ऑपोजिट होती है हमारे पास नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होते हैं, हमारे जेस्चर्स, पोस्चर्स, बॉडी मूवमेंट, ये हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। जैसे अगर मैंने किसी से कोई बात कर रहा हूँ, फेस टू फेस इंटरेक्शन है हमारा, मैं किसी से कोई बात कर रहा हूँ तो वो अगर से मुझे जो है ना मेरी बात को सुनने के बजाय साइड पे देख रहा है, कभी किसी को देख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। ये नॉन वर्बल क्यूज है, ये मुझे बता रहे हैं कि मेरी बात में इंटरेस्टेड वो नहीं है। इसी तरह जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो कोई जैसे हमें किसी को हाँ करनी है तो हम सर हिलाते हैं, ठीक है। अगर नहीं करें तो हम नेगेटिव की तरफ सर हिलाते हैं, नहीं हम बोल कुछ नहीं रहे। देखिए हमारी बॉडी मूवमेंट, हमारे जेस्चर्स, हमारे पोस्चर्स जो हैं ये कन्वे कर रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और वैसे भी कहते हैं कि
कोई भी कम्युनिकेशन 70% इफेक्टिव होती है अगर उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी मूवमेंट भी ऐड हो। और आप देखें जब आप लोग बात कर रहे होते हो, एक्साइटमेंट में होते हो, तो आप लोग यस बाजू हिला रहे होते हो, तो वो दुखी होकर आपसे बात भी करता हो, आप बस इसी हल्का सा इशारा करते हो, आप कहते हो यहाँ से। तो ये आपका जो है ना कम्युनिकेट कर रही थी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मल, जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी आ जाता है, कुछ पोजीशन का भी डिफरेंस आता है। तो आप जब मुझसे बात करते हो तो बड़ा फॉर्मल हो गया बात करते हो, फॉर्मल वे में करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी काम चल रहा होता है। इसके ऑपोजिट होती है इनफॉर्मल, जैसे आप लोग फ्रेंड्स में, फैमिली में होते हो, फ्रेंड्स में आप लोग होते हो तो जो गंदा मजाक वो कर दिया दूसरे को, जो दिल में आया बोल दिया, ठीक है, आपके दिमाग और मुंह के बीच का फिल्टर वैसे नहीं करता भाई, जो जहन में आया वही मुंह से बाहर निकल गया। तो ये आप इनफॉर्मल वे में जो बात कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सिविलाइज्ड होकर बात नहीं करनी पड़ती, तो ये आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। तो ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन सिचुएशन जो है वेरी करती है। और अब हम करते हैं लास्ट स्लाइड की बात, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेटर, अच्छे कम्युनिकेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खसूसियात कौन कौन सी होती हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है। फर्स्ट वन है लिसन। अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो सुनता है। तो वैसे भी जब हम लोग प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं हुआ करता था, वहाँ पे हमें चीज़ सिखाई जाती थी कि जब आप लोगों ने किसी जगह पर जाना है, किसी का ऑडिट करने गए हैं आप लोग, तो ऑडिट के दौरान आप लोगों ने ज़्यादा सुनना है। जिसका आप ऑडिट कर रहे होते हो वो खुद ही अपने मसले बता देता है बातों बातों में, अगर आप ध्यान से सुनते हो। तो इसलिए अच्छा लिसनर जो है वो अच्छा कम्युनिकेटर भी हो सकता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है। दूसरा है रिलेट टू ऑडियंस। वो जब भी कोई बात करने था वो पहले ऑडियंस को देखता है कि जिससे मैं बात करना चाह रहा हूँ क्या उससे वो रेलिवेंट बात है भी या नहीं। स्टूडेंट्स बैठे हुए मेडिकल के, मैं बात शुरू कर दूँ इंजीनियरिंग की, तो उनसे तो रेलिवेंट वो है ही नहीं, तो मैं अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूँ। तो कहता है ऑडियंस किस कैटेगरी की है और मुझे ऑडियंस के अकॉर्डिंग जो है वो बात करनी है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द कम्प्लेक्स। अगर कोई चीज़ मुश्किल चीज़ें हैं तो उसको सिंप्लीफाई कर देना, उसको बिल्कुल ईजी वे में लेना है ताकि सबकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, बजाय इसके कि जैसे अक्सर मोस्टली ऐसा होता भी है, शायद आप लोग से रिलेट भी कर सकें। कुछ होते हैं पीएचडी टीचर्स जो फ्रेश फ्रेश पीएचडी बाहर से करके आते हैं कहीं से, तो वो पढ़ा रहे होते हैं अंडर ग्रेजुएट्स को या ग्रेजुएट्स को पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको वो टर्म्स बता रहे होते हैं जो पीएचडी में यूज हो रही थी, जो उनके लिए है ही नहीं। तो वो कम्प्लेक्स चीज़ को मजीद कम्प्लेक्स करके बता रहे हैं जो किसी को समझ नहीं आ रही, जबकि उसको सिंप्लीफाई करना करना होता है, वहाँ पे अपनी पीएचडी नहीं झाड़नी होती। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो है कॉन्फिडेंट, कि अच्छा जो कम्युनिकेटर होता है वो हमसे कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है। जो अपनी बात पे कॉन्फिडेंट नहीं है, जो वैसे भी जिसमें आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाता वो, तो वो बंदा जो है ना अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होगा। आप देखिए हमारा एक मैनेजर हुआ करता था, आप खुद को भी असेस कर कीजिएगा, वो वैसे बड़ा कहता मैं बड़ा कॉन्फिडेंट, मैं ये मैं वो, मैं दुनिया का 30 माल खान पाया गया हूँ, मैं तो बस सब कुछ कर दूंगा। तो जब भी कभी इसको कभी ऑडियंस के सामने बुलाना, कोई 100-200 बंदा बैठ के है उसके सामने बुला लेना, तो उसने बस एक तरफ मुंह रखना है और एक ही बंदे को देख के ना पूरा घंटा स्पीच कर देनी है, बाकी किसी से बात करनी, किसी को देखना भी नहीं है, और लोग उसको सुनते भी नहीं थे, उठ के चले जाते थे, क्या क्या एक ही बंदे को देखे जा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस जो है ये भी बड़ा मैटर करता है आपका। नेक्स्ट है स्पेसिफिक, बजाय कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाए इधर उधर की बातें करे, वो बिल्कुल स्पेसिफिक, जिससे रेलिवेंट बात चल रही है, जिस टॉपिक से रेलिवेंट है वो उस पर रहते हुए, अगर एग्जांपल्स भी हैं तो उससे रेलिवेंट रखते हुए वो उसी पॉइंट पे रहता है, ना कि बातों को डाइवर्ट करता है आगे पीछे। नेक्स्ट है बस फोकस्ड, वो अपने बात पे फोकस होता है, उसने जो बात करनी होती है वो फोकस्ड होके, तो जो है ना उसी को उसी रेलिवेंट ही सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आस्क क्वेश्चंस, वो सवाल पूछते हैं, अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा सवाल पूछते हैं, तो इस वजह से कि उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे चीज़ का पता है, अगर कोई बंदा मुझसे पूछे तो मैं उसको बता सकता हूँ, ना कि ये कि बस ठीक है मैंने बात कर दिया अब तुम मुझे सवाल ना पूछे, किसी की कन्फ्यूजन दूर होती है नहीं होती भाड़ में जाए, ऐसा नहीं होता, वो सवाल पूछते लोगों से। तो लास्ट पे है रिकग्नाइज नॉन वर्बल क्यूज, जो आपकी बॉडी मूवमेंट है, जैसे पोस्चर ऑफ फेस एक्सप्रेशंस जो हैं वो उनको भी स्टडी कर सकता हूँ कि कौन इसमें क्या फील कर रहा है, मेरी बात में इंटरेस्ट ले भी रहा है कि नहीं ले रहा, तो वो उसी के मुताबिक फिर आगे से चीज़ों को कम्युनिकेट करता है।
ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ रोबोट्स होते हैं, बोलना शुरू होते हैं तो रोबोट्स की तरह बस बोली जा रहे होते हैं, किसी कोई उसे फील कर रहा नहीं कर रहा उसकी बात का वो खड़े होकर बोली जा रहे होते हैं। ठीक है, तो जब देखते हैं कि इन्वायरमेंट थोड़ा बोरिंग हो गया तो फन करना पड़ता है, देखिए वो नहीं करते। तो ये क्या है, वो नॉन वर्बल क्यूज जो है ना वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते। तो अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है वो आपके एक्सप्रेशंस को भी स्प्रेड कर लेता है। तो यहाँ तक का हमारा सेशन था, ये भी हो गया है कंप्लीट। अब आप मेरे से जो लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सिर्फ 4 मिनट रह गए मुझे। सर मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जो हमें असाइनमेंट मिली हुई है उसमें हमने एक्सरसाइज और डाइट प्लान रेफर करना है। सर हम डाइट प्लान कैसे रेफर करें? हम लोगों ने, हम ना डीएनएस के स्टूडेंट्स हैं ना हमने इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और आपके पास उसमें इत्तेफाक किया कि आपके पास डीएनएस के स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है। अभी मैंने पहले कहा कि आप लोग, मैं बताता हूँ, मैं पहले क्लैरिफाई कर लूँ इस चीज़ को। आप लोग इसमें ये चीज़ कर सकते हो कि आप लोग जो ना अभी इनिशियल स्टेज पे हो, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे मैंने आप लोगों की जो है ना गलतियाँ कोताहियाँ वो भी एक्सेप्टेबल हैं। जैसे आप लोगों की पहली असाइनमेंट आई है तो उसमें मैंने पहले कहा था कि आप लोग अपने आप को एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल कंसीडर करोगे। आप लोगों जो असाइनमेंट आई हैं मैंने पढ़ी हैं उसमें आप लोगों ने खुद को जो चीज़ें बता रहे हो, जो प्रिकॉशन जो चीज़ें बता रहे हो सब लोग, मतलब डॉक्टर नहीं, आप पेशेंट्स को बता रहे हो कि उनके लिए ये सोल्यूशन है। मैंने प्रिकॉशंस आपके लिए कहा था, आप एज अ डॉक्टर आपके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है। अभी आप लोग इनिशियल स्टेज पे हो, मैं आप लोगों पे इतना नहीं कर रहा, तो इसलिए जो आप डाइट पे हैं तो कुछ बेसिक्स होते हैं, अब वो बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके ना आप उसको आंसर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। या कि कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ लोगों को मेरी जरूरत होगी मैं वहाँ जरूर पहुंचूंगा। अच्छी आवाजें आ रही थी। जहाँ जहाँ लोगों को तुम्हारी जरूरत होगी तुम वहाँ वहाँ पहुंचोगे। यार वो हमारे ना एरिया में गटर बंद हो गया था, गटर खोलना के। अच्छा ठीक हो गया, आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लास कंप्लीट है, तो एंजॉय करें। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में आप लोगों की असाइनमेंट भी है तो वो भी जो है सबमिट कर दीजिएगा, इस्लाम को भेज दीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर, जी सर जी, ये असाइनमेंट के मार्क्स हमें पता चलेंगे कि नहीं? लास्ट पे। लास्ट तक का? कितनी लेंथ रखें असाइनमेंट की, और प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दें असाइनमेंट की। लेंथ के आप पे कोई लिमिट नहीं है, 2 पेजर भी होगी तो इनफ है, ठीक है। फॉन्ट बहुत बड़ा नहीं रखना, आपने पता लगे 20 जो है वर्ड्स में आप लोगों ने पूरा मुकम्मल कर लिए। तो उसमें यह कि आपका जो है ना असाइनमेंट की लेंथ है इतना कोई भी नहीं है, बस जो क्वेश्चंस वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किए हैं वो एड्रेस करने आप लोगों ने, उनके जवाब देने हैं। तो एज अ प्रोफेशनल ही कंसिडर करते हुए आप लोगों ने उसके जवाब देने हैं। मीटिंग क्लोज होने वाली है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होती है मुलाकात कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।